नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य में अपनी लेखनी की अमिट छाप छोड़ने वाले प्राध्यापक डॉक्टर संदीप जायसवाल जी इस संवाद में हमारे मध्य में उपस्थित है। मैं उनका स्वागत करता हूं। हाल ही के दिनों में प्रकाशित उनके उपन्यास तीसरा शहर, इस उपन्यास का स्वागत वाचक समूह के सभी वर्गों से हो रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमने उनसे संवाद की परिकल्पना सामने रखी। हम गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं कि उन्होंने सहृदय भाव से हमें इस संवाद के लिए समय दिया है। उनसे संवाद के पूर्व मैं उनका संक्षिप्त परिचय रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में जन्मे डॉक्टर संदीप जायसवाल जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमफिल एवं पीएचडी कर चुके हैं। उनकी प्रकाशित रचनाओं में बहुवर्णी गद्य का आकाश और निर्मल वर्मा का गद्य आदि बहुचर्चित पुस्तकें सम्मिलित है। वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविताएं एवं लेख निरंतरता से लिखते हैं। डॉक्टर संदीप जायसवाल जी को यात्रा एवं फोटोग्राफी में रुचि है और प्रकृति के सुंदर दृश्य उनकी फोटोग्राफी में देखे जा सकते हैं। वर्तमान में वे दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामलाल महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के तौर पर कार्यरत है। वे एक अच्छे और प्रसिद्ध और विद्यार्थी प्रिय हिंदी के प्राध्यापक भी करके जाने जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनका सहयोगी भी हूं। उनके उपन्यास के बारे में संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं। तीसरा शहर हमारे समय में लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। एक बहुत ही संवेदनशील ऐसा विषय पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। युवा रचनाकार डॉक्टर संदीप जायसवाल जी का यह पहला उपन्यास है। इसकी कहानी एक ऐसे पात्र को लेकर है जो अपने स्पाइन में चोट के कारण अब बिस्तर पर है। उसकी पीड़ा को बहुत ही बारीक ढंग से रचते हैं डॉक्टर संदीप जायसवाल जी। पूरे उपन्यास को डायरीनुमा शैली में पल पल की स्थिति का, साथ ही उस मरीज की मानसिक स्थिति और परिवार के अन्य सदस्यों यानी माँ पिता, उनके मनोभावों को बहुत ही मार्मिक ढंग से वे इस उपन्यास में चित्रित करते हैं, जिससे छोटे भाई का जीवन संघर्ष भी अनावृत हो जाता है। सच पूछिए तो पढ़ते हुए पाठक भी उनके सुख दुख में डूबने उतरने लगते हैं और यही इस लेखनी का और डॉक्टर संदीप जायसवाल जी के लेखन शैली का सामर्थ्य भी है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वे हमारे सामने इस उपन्यास की भूमिका और उनके मनोभाव इस उपन्यास से जो भी जुड़े हैं इस पर हमसे वार्ता करें। डॉक्टर संदीप जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। यह मेरा उपन्यास तीसरा शहर स्पाइन के रोगियों के पर उनके जीवन पर मैंने लिखा है। और ये जो स्पाइन के रोगी होते हैं, जो पैरालाइज हो जाते हैं, उनका जीवन बहुत ही यातनादायी होता है, जिसे मैंने बहुत करीब से देखा है। और उसी सब देखने सुनने के दौरान ही इस उपन्यास का सृजन हुआ। उसमें होता क्या है कि जो लोग पैरालाइज हो जाते हैं, उनके शारीरिक गतिविधियां बिल्कुल बंद हो जाती हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देता है और वो पूरी उम्र के लिए बिस्तर पर हो जाते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैंने एक निजी सिलसिले में मेरे साथ भी हमारे भाई के साथ पारिवारिक ये हादसा था, तो मैंने देखा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वो रोगी लड़ते थे। उनके भीतर जीने की इच्छा बची हुई थी और वो लगातार अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करते थे और कई इनमें से ठीक भी हो जाते थे अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। तो इस उपन्यास की जो सृजन भूमि है वो दरअसल दिल्ली है। इसके पहले होता क्या है कि जो इसमें कथावाचक है वो दिल्ली से पूर्व 3 शहरों की यात्रा करता है उसी अपने भाई को लेकर, जिसमें पहला शहर के रूप में गोरखपुर आया है और दूसरे शहर के रूप में काठगोदाम। तो वहां पे वो जीवन के अलग अलग रंग देखता है, लेकिन उसे वहां कोई अपनी मंजिल नहीं मिलती, अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता।
फिर वो घूमते-घूमते उस यात्रा को करते हुए वो तीसरे शहर यानी कि दिल्ली में पहुँचता है, जहाँ उसे एक मुकाम मिलता है। वहाँ वो बसंत कुंज में एक जगह है, इंडियन स्पाइनल इंजरीज सेंटर करके एक हॉस्पिटल है, जिसमें देश भर के जो तमाम सारे ऐसे स्पाइन के मरीज हैं, पैरालाइज जो हैं, उनका इलाज उसने होते हुए देखा। तो वहाँ उसने इलाज के साथ-साथ यह भी देखा कि उन्हें जीवन को फिर से कैसे जीना है, यह भी सिखाया जाता था। जैसा कि हम पुनर्वास या रिहैबिलिटेशन के तौर पर जानते हैं। अपने से उठना, बैठना, खाना-पीना, जीने की इच्छा शक्ति होना, ये सब बहुत ही सुंदर तरीके से और काफ़ी उनके जीवन को व्यवस्थित करने से, उन्हें शारीरिक के साथ-साथ मानसिक संबल भी देना, ये सारी गतिविधियाँ चलती थी। और वो एक परिवार के तौर पे रखे जाते थे। वहाँ मैंने देखा कि होली है, दशहरा, दिवाली, ईद, सारे त्योहार भी मनाए जा रहे हैं। चाहे वो बिस्तर पे रोगी हो, चाहे वो व्हीलचेयर पे हो। जीवन की सारी गतिविधियाँ वहाँ चलती हैं, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है। भले ही वो व्हीलचेयर पे है या बिस्तर पे है, लेकिन जीवन वहाँ भी अपनी गति से काम कर रहा था, यह मैंने बहुत करीब से देखा। उनको फ़िल्म दिखाई जाती थी, उनको खेलना सिखाया जाता था बैठे-बैठे ही कि कैसे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। जीवन से जुड़ी हुई सारी गतिविधियाँ, इवन उन्हें पढ़ने की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जाती थी। मतलब वो एक पूरे परिवार का माहौल था और एक तरह से उनका वहाँ पे बहुत व्यवस्थित ढंग से पुनर्वास होता था। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना इस पूरी प्रक्रिया को मैं एक सृजन का रूप दूँ, अपनी लेखनी का रूप दूँ और उनकी पीड़ा को सामने लाने का काम करूँ। तो मेरी यही सोच इस उपन्यास को लिखने का आधार बनी और फिर उसमें मैंने एक तरह की यात्रा पाई, जो इस तीसरा शहर उपन्यास का शीर्षक है, उसकी भी अपनी एक कहानी है इसमें। जब मैं यात्रा पे निकला, यात्रा से मेरा यहाँ तात्पर्य मरीज को लेकर बाहर निकलने का है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो जो पहला शहर था गोरखपुर, वो दरअसल मैदान था। फिर दूसरा शहर जो मैं पहुँचा काठगोदाम, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्पाइन का हॉस्पिटल था, तो वो पहाड़ में आता था। तो मैदान से होते हुए मैं पहाड़ पहुँचा। उसके बाद जो मैं तीसरे शहर में पहुँचा वो था दिल्ली। तो दिल्ली को हम ना पहाड़ कह सकते, पहाड़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप में एक अर्थ उसमें संकेत करता है कि वो आकाश का अर्थ देता है, यानी कि देश की राजधानी, देश का केंद्र, देश का सर्वोच्च। तो एक तरह से वो एक क्रम बनता गया, मैदान, फिर पहाड़, फिर आकाश। तो उसी ही आकाश को जहाँ दिल्ली में मुझे मंजिल मिलती है, जहाँ पे एक राह दिखाई देती है, वही उस उपन्यास की सृजन प्रक्रिया है और उसका वो आधार है। धन्यवाद। आपसे ये जो संवाद है, ये जो सुन रहे थे, मैं जब हाई स्कूल के दिनों में पढ़ रहा था, हिंदी एक विषय था, जी, जी। मेरा जी, मेरा सबसे प्रिय विषय भी था। जी, उसमें जी। वो जो कविता है मुझे याद आई कि यह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नीड का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। आपके इस उपन्यास में एक जीने की जिजीविषा जो है इस संघर्ष में परिलक्षित होती है। आपका जी, इस लेखनी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। और जी, मुझे आपका भी आभार। चूंकि जी, और आप हमें इसका प्रकाशन गृह कौन सा है, कहाँ प्रकाशित हुआ है, कब प्रकाशित हुआ, और उससे संदर्भ में जुड़े हुए आपके आपका प्रयत्न और आपके अनुभव, इस पर भी थोड़ा अगर चर्चा करें तो आने वाले भविष्य के जो भी इस प्रकार के लेखक हैं उनको भी एक जी, प्रकार से दिशा मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, यह मेरा उपन्यास हिंद युग में से प्रकाशित हुआ है, जो नोएडा में है और हिंद युग में नए रचनाशीलता को, नए लेखकों को काफ़ी वरीयता देता है और उनके यहाँ कथा साहित्य काफ़ी प्रकाशित हो रहे हैं और उसकी अपनी एक अलग भाषा शैली है, जो एक तरह की सहज हिंदी को प्रसारित करती है, प्रचारित करती है। और तमाम नए-नए लेखक उनके यहाँ से छप के आए हैं और काफ़ी कुछ अच्छा उन्होंने हिंदी साहित्य को दिया है। तो मेरा यह उपन्यास वहीं से आया
और चूँकि मेरी गद्य में रुचि रही है, गद्य की भाषा वगैरह को लेकर, तो मेरा वो उपन्यास वहाँ से आया 2022 में, जो आपके सम्मुख है। इसके पहले भी मैं 2 किताबें लिख चुका हूँ जी, और साथ ही प्रकृति में मेरी रुचि है, काफ़ी यात्राओं में रुचि है। तो उन यात्राओं की और प्रकृति प्रेम की छाप भी आपको इस उपन्यास में दिखाई देगी, पढ़ने के दौरान आप उससे रूबरू होंगे, उन सारी चीज़ों से। जी, धन्यवाद। अच्छा, संदीप जी, आपसे ये संवाद करते हुए मेरे मन में ये कल्पना भी आई, विचार आया कि आज जी, का समय हम देखते हैं कि यह जो समय है, एक प्रकार से सोशल मीडिया का या तकनीकी या फिर एक जो आपाधापी का जो जीवन है, इस प्रकार का समय है, जिसमें जी, जी, वाचकों की संख्या, पाठकों की संख्या जो है, वो कम होती हुई जी, दिखाई देती है। जी, जी, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? और हमारे जो युवा पाठक होंगे, या अभी भी अभिरुचि रखते हैं, या कुछ लोग अभिरुचि विकसित करेंगे और इस राह पर चल पड़ेंगे, पढ़ने की अध्ययन की प्रक्रिया, वो अभिरुचि की प्रक्रिया और साथ ही में लेखन की प्रक्रिया की जो शुरुआत करना चाहेंगे, उनके लिए आप क्या कहना जी, जी, जी। चाहेंगे? जी, देखिए पिछले कुछ वर्षों में ऐसा माहौल बनाया गया कि पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि कम हो रही है। युवा पीढ़ी पढ़ना और लिखना नहीं चाहती। वो सोशल मीडिया पे ही तमाम तरह के लोकप्रिय जो साइट्स हैं, ऐप है, उन्हीं में ही अपना वक़्त गुज़ार रही है। जबकि मेरा मानना है कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। अभी भी युवाओं की एक पीढ़ी ऐसी है जो लिखने-पढ़ने में काफ़ी सक्रिय है। अपने पुराने लेखकों को जो अपनी परंपरा है, उससे वो जुड़ रहे हैं और खुद भी लिख रहे हैं और किताबों को पढ़ने में दिलचस्पी भी दिखा रहे हैं। नए प्रकाशन भी सामने आए हैं और उनकी किताबें लगातार प्रकाशित भी हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो नए-नए विषयों को भी उठा रहे हैं। और जिस सोशल मीडिया को ये माना जाता है कि वो किताबों के विरुद्ध है, उनको नुकसान पहुँचा रहा है, उसी सोशल मीडिया को ही हथियार बनाकर पढ़ने की संस्कृति को और विकसित किया जा रहा है। तमाम सारे ऐसे ऐप हैं या फिर चैनल हैं, जो पुराने और प्रसिद्ध लेखकों की पंक्तियों को कोट कर रही हैं, उन पे पोस्टर बनाए जा रहे हैं, उनसे संबंधित रचनाओं को सामने लाया जा रहा है। बल्कि जो बहुत दुर्लभ किताबें हैं, पुस्तकें हैं जो अब उपलब्ध नहीं हैं, उनको खोज-खोज के उन्हें फिर से प्रिंट किया जा रहा है और ऑनलाइन चैनल के माध्यम से भी उन किताबों को उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे बहुत से चैनल हैं, जिन पे वो किताबें ऑनलाइन माध्यम में भी उपलब्ध हैं, जिन्हें हम ऑर्डर करके मँगवा सकते हैं और यह पढ़ने की संस्कृति लगातार चल रही है। पिछले 2 साल हमने कोरोना में गुज़ारे, उस दौरान भी देखने में आया कि पढ़ने की संस्कृति काफ़ी विकसित हुई और इधर कुछ दिनों में मेरे देखने में आया कि उत्तर भारत के कई जगहों पे चाहे वो पटना हो, इलाहाबाद हो, बीकानेर हो, कई जगहों पे पुस्तक मेला लगे हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी ओर से पुस्तक मेले लगाए हैं। तो मेरे देखने में आया कि उन पुस्तक मेला में युवा पीढ़ी की बहुत ही सक्रिय भागीदारी रही है, यह बहुत ही उत्साहजनक है और उन्होंने पुराने और नए सभी लेखकों को पढ़ना चाहा है, वो उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अभी फिर फरवरी में ही 25 फरवरी से दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगने वाला है। वहाँ आप खुद देख सकते हैं कि युवा लेखकों की उसमें किस तरह से सक्रिय भागीदारी हो रही है। तो अगर हम ये सोचते हैं कि सोशल मीडिया या ऑनलाइन चीज़ें हमें नुकसान पहुँचा रही हैं, तो ये हमें इसको लेके बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी प्रिंट माध्यम का, पुस्तक की संस्कृति का, पढ़ने का बहुत ही सुनहरा भविष्य है, बल्कि नए-नए तरीकों से आधुनिक पीढ़ी उसको सामने ला रही है। जैसा कि मैंने कहा कि उनकी पंक्तियों को कोट करना, उसपे पोस्टर बनाना, उनकी प्रमुख रचनाओं को संकलित करना, यह एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और इससे लोग अपनी परंपरा से, अपने लेखकों से परिचित हो रहे हैं, उनको विचारों को जान रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं प्रेमचंद का अगर उदाहरण दूँ, तो उनकी जितनी भी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, आप बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे चैनल हैं या ऐप्स हैं, उनकी पंक्तियों को आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अभी यूट्यूब पे सर्च करें तो आपको प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएँगी पढ़ने को। तो इसलिए अगर आप या कोई ये कहता है कि पुस्तक संस्कृति खतरे में है
या पाठकों का रुझान कम हो रहा है, तो दरअसल यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर हम थोड़ा-सा भी एक कदम आगे बढ़ाएँ, तो इस पुस्तक संस्कृति को और अपनी भाषा को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इसमें नए लेखकों को और बढ़ चढ़कर पाठकों को भी सामने आना चाहिए और संवाद का भी यह प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए। जी। धन्यवाद संदीप जी। ये जो विश्लेषण आपने दिया, इस बात को स्पष्ट किया, ये बहुत ही जी। सकारात्मक और बहुत ही सुंदर तरीके से आपने किया है। जी। जैसे आपने उपन्यास में जीने की जिजीविषा, जी। सकारात्मकता लाई। जैसे जी। अभी हम में से बहुत सारे लोग जो इस विषय के बारे में बहुत ज्यादा गहरा अध्ययन नहीं करते या फिर चिंतन नहीं करते हैं, ऐसा मान सकते हैं। इनका ये मानना जी। होता है कि आधुनिक समय में, तकनीकी के समय में या फिर सोशल मीडिया के समय में एक वाचक पाठकों की जो पाठन पठन की संस्कृति जो है वो पीछे जा रही है। लेकिन आपने बहुत ही सकारात्मक उसका जो पहलू है सामने लाया। धन्यवाद। जी। मैं अभी एक मेरा अगला प्रश्न है कि ये जो आधुनिक हिंदी साहित्य, जैसे आपने ना उपन्यास लिखा, बहुत ही सरल भाषा में लिखा। ये जो जी। आधुनिक हिंदी साहित्य जो है, इस हिंदी साहित्य और जो हम क्लासिकल हिंदी साहित्य जिसे हम कहते हैं, इसमें कोई अंतर है या ये जो प्रेरणाएँ हैं वो क्लासिकल हिंदी साहित्य से ही आ रही जी, जो आधुनिक हिंदी साहित्य है, उसकी भाषा शैली में निश्चित रूप से काफ़ी परिवर्तन आए हैं हैं? और वो जो हमारा समय है, उसकी नब्ज़ को पकड़ रहा है। जो हमारी आज की पीढ़ी है उसके बहुत करीब आ रही है। अगर मैं भाषा की बात करूँ और परंपरा की बात करूँ, तो ऐसा कहा जाता था कि जो पुरानी हिंदी है, वो बहुत ही ज़्यादा तत्सम प्रधान यानी कि संस्कृत निष्ठ रही है। आरंभिक हिंदी, जो जैसा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय में था या छायावाद के समय में था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, तो जो हमारी हिंदी है, ना तो वो पूरी तरह से तत्सम प्रधान है और ना ही वो बहुत ही ऐसे कि उसमें अंग्रेजियत का भी ऐसा नहीं कि बहुत प्रभाव आ गया है। जो एक सामान्य बोलचाल है, जिस तरह से हम आम ज़िंदगी में बातचीत करते हैं, सहजता के साथ जो हमारा संप्रेषण हो रहा है, वह आज के युवा लेखक दिखा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि सोशल मीडिया के आने से उनकी भाषा बहुत खराब हो गई है, वो किसी तरह के शॉर्टकट का सहारा ले रहे हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी रचनाएँ इस बीच आई हैं, जिनमें हम अपनी क्लासिकल कृतियों का प्रभाव देख सकते हैं, ठीक है? लेकिन उनमें और आज में अंतर इतना है कि आज के लेखक की पूरी कोशिश ये है कि उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाठकों से कम्युनिकेशन हो सकता है। शब्दों को, वाक्यों को इस तरह से प्रस्तुत करना, इवन बिंबों, प्रतीकों को, कि वो हमारे आज के समय से तालमेल बिठा सके। तो इस तरह की भाषा पे जोर दिया जा रहा है कि पाठक उससे अपना तादात्म्य स्थापित कर सके, कनेक्शन स्थापित कर सके। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपनी परंपरा से भी जुड़ा हुआ है और अपने समय से भी जुड़ा हुआ है और जो उसके समय की माँग है, जो उसके समय का सच है, उसने उस सच को प्रस्तुत करने के लिए अपनी भाषा को गढ़ा है। मैंने भी अपने उपन्यास में यही किया है कि जो हमारे समय का यथार्थ है, सच है, उसी के ही अनुरूप भाषा को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जी। जी, बहुत ही सुंदर ये स्पष्टीकरण है। और साथ ही में अब चूँकि मैं तो वैसे महाराष्ट्र से आता हूँ, लेकिन जी, हिंदी जी। मेरा सबसे प्रिय विषय था। जी। हिंदी बहुत समृद्ध है, हिंदी साहित्य बहुत समृद्ध है, ये सुनता आया था। लेकिन ये जी, जी। जीवन की आपाधापी और व्यवसाय, ये सारी चीज़ें, नौकरी वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर के मैंने हिंदी साहित्य में आगे की पढ़ाई नहीं की। आने जी, जी। वाली पीढ़ी को हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए क्या करना जी। चाहिए? हिंदी साहित्य की समझ रखने के लिए? और साथ ही में आप जैसे जो युवा रचनाकार हैं, ये आप जी। लोगों को भी एक प्रकार से एक उत्साहवर्धक वातावरण बने, इस दिशा से पाठकों से आपकी अपेक्षाएँ क्या हैं? मेरा यही कहना है कि जो हमारी क्लासिक कृतियाँ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में उन्हें ज़रूर जानना चाहिए और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, वो जुड़ेंगे नहीं। सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों पर कि ये हमारा साहित्य तत्सम प्रधान था, हिंदी ऐसी है, वैसी है। इस तरह की धारणा से काम नहीं चलेगा।
एक बार वो अपनी कृतियों से, जो हमारी पुरानी कृतियां हैं क्लासिकल, उनसे एक आत्मीय रिश्ता बनाकर देखें, फिर धीरे धीरे उनमें एक निकटता, एक आत्मीयता स्थापित होती जाएगी। जी, आप प्रेमचंद को नए सिरे से पढ़िए, अज्ञेय को पढ़िए, है ना, निराला को पढ़िए, जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, ये जो हमारी क्लासिक कृतियां हैं, या बहुत और हम पीछे जाए, कबीर को आप पढ़िए तो उसमें पाएंगे कि अपने समय का सच आज भी वो किस तरह के यथार्थ को उन्होंने उस समय रचा था, वो हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। चाहे सूरदास हो, तुलसीदास हो, तो इस तरह से नए पुराने, या इधर स्त्री रचनाकारों की एक नई पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी भी रही है, महादेवी वर्मा रही है, मीराबाई रही हैं। तो स्त्री लेखन भी काफी तेजी से विकसित हो रहा है, और नए नए विषयों को, अभिव्यक्ति के नए नए विषय उठाया है। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो हमारा हिंदी साहित्य है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको उसने छुआ ना हो। हमारे समय का जो भी यथार्थ है, जो भी प्रमुख हमारे जीवन के मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, सरोकार हैं, उन सबको हिंदी साहित्यकारों ने छूने का काम किया है। ठीक है? जितने भी तरह के विमर्श हैं, चाहे आदिवासियों के मुद्दे हों, दलितों के हों, अब जैसे मैंने ही अपने उपन्यास में एक तरह से विकलांगता की समस्या उठाई है, पैरालाइज लोगों की समस्या उठाई है। तो हर तरह के मुद्दों पर लिखा जा रहा है, और नई पीढ़ी को इसमें और आगे आना चाहिए कि वो भी जो अपने आसपास का यथार्थ है उसके बारे में सोचे और लिखे, और नया पाठक वर्ग विकसित करे। ऐसा मेरा मानना है। जी, धन्यवाद। और ये मेरा यह भी मानना है कि ये सब उपन्यास के दौरान और आपके व्यक्तिगत अनुभव जो है, वो भी इस उपन्यास की जो भी कहानी है, उससे जुड़े रहे जी। हैं। जी। आपको ये जो विकलांगता, हम मतलब विकलांग तो हम हर कोई होता है, सिर्फ शारीरिक जी। विकलांगता नहीं, इस शरीर से बिल्कुल ठीक दिखने वाले लोग भी मानसिक या वैचारिक तौर पर विकलांग हो सकते हैं। इसलिए विकलांग कहने की जगह हम उन्हें आजकल दिव्यांग कहते जी। हैं। या बिल्कुल। तो सभी अपने आप में हम दिव्य हैं। जी। मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में चूंकि आपसे एक चर्चा भी हो रही थी, तो आपने कहा था कि इसके जो पुनर्वसन या रिहैबिलिटेशन जिसे कहते हैं, इस संदर्भ में क्या जी। करना चाहिए? उस संदर्भ में कुछ कल्पनाएँ आपके मन में आई या आपकी भावनाएँ कुछ आप बता पाएँगे इस संदर्भ जी, जैसा कि मैंने में? देखा, जब मेरा सफर शुरू हुआ, तो वो सफर एक ठहराव का था, रुकने का, कि आगे कोई मंजिल नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने जैसे और तमाम लोगों को देखा है कि उनके भी जीवन की वही समस्याएं हैं, कितना वो कष्ट सह रहे हैं, फिर भी एक हौसला है, वो रो नहीं रहे हैं, एक धक्का खाते हैं फिर उठ चलते हैं। जैसे इसमें मेरे उपन्यास में एक चैती नाम का किरदार है, उसके अंदर काफी इच्छा शक्ति है। तो उन सब चीजों ने मुझे काफी प्रेरित किया कि हमें हारना नहीं है, चलते रहना। ठीक है? इवन सामने मृत्यु भी है, प्रतीक्षा भी है, लेकिन फिर भी हमें निराश नहीं होना है। यही कारण है कि मैंने इसमें जिजीविषा के साथ, आत्मसंघर्ष के साथ प्रेम को भी दिखाया है, कि हमारे जीवन में प्रेम, स्वप्न, ये ऐसी चीजें हैं जो कभी मुरझाती नहीं। कितना भी सूखा पड़ा हो, उसका अंकुर फूट ही पड़ता है। तो इस उपन्यास में भी मैंने चैती नाम के किरदार के माध्यम से उसके प्रेम कथा को और उसके सपनों को दिखाया है। वो जो लड़की है, पैरों से वो अपाहिज है, लेकिन धीरे धीरे वो अभ्यास करती है तो उसके पैर ठीक होने लगते हैं। तो वो भले ही पैरों से समर्थ नहीं है, लेकिन उसकी जो मानसिक शक्ति है, जो मानसिक इच्छा शक्ति है, वो बहुत प्रबल है। वो पूरी दुनिया की यात्रा करना चाहती है, वो मानसिक रूप से यात्रा करती है, अपने पूरे भारत देश को देखना चाहती है, जगह जगह के लोगों से मिलना चाहती है, और उन्हें जानना चाहती है, अपने देश की संस्कृति को, विश्व संस्कृति को। तो इन सब चीजों ने, जो पुनर्वास का वास्तविक मतलब होता है कि अगर हमें किसी तरह का आघात पहुंच जाए, कोई बड़ा हमारे साथ हादसा हो जाए, उसके बावजूद भी जीवन खत्म नहीं होता। कहीं ना कहीं से वो अपना रास्ता बना ही लेती है, और तमाम विषम परिस्थितियों में भी हम लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। इसमें उपन्यास में हालांकि सीधे यह प्रसंग नहीं आया। होता क्या है कि जो इसका कथावाचक है, एक जगह डॉक्टर इससे कहता है रूम में बुलाकर कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, यह
जो केस है स्पाइन का, पैरालाइज का, यह लाइलाज है। और दुनिया के बहुत सारे लोग जैसे कि एक स्टीफन हॉकिंस थे, वो भी इसी बीमारी से ग्रस्त थे। उनके बारे में मैंने लिखा भी है। उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। क्रिस्टोफर रिव, अ, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया इसके लिए। तो इतने बड़े बड़े लोग इससे पीड़ित रहे। तो डॉक्टर ने उस वक्त मुझसे कहा, ऐसे मेरे मतलब जो कथावाचक है वो सामने बैठ के, कि अब कोई रास्ता नहीं है। उस समय जब वो यह बात बोल रहे हैं कि इस समस्या का अब कोई हल नहीं है, तो उनके पीछे एक कहीं से रोशनी की किरण आ रही थी। जहां वो बैठे हैं दीवार में एक हल्का सा सुराख, उस कमरे में पीछे की रोशनी आ रही थी। तो कथावाचक डॉक्टर के चेहरे को ना देख के उस रोशनी को देखता है। वहां अर्थ ये निकलता है कि कितना भी अंधेरा, कितना भी दबाव क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से तो रोशनी आएगी ही, कहीं तो मंजिल मिलेगी ही, हमें हारना नहीं है। तो यही इस उपन्यास का मकसद है कि हमें चलते रहना है, कहीं ना कहीं मंजिल जरूर मिलेगी। धन्यवाद संदीप जी, इस सकारात्मकता को पाठकों के सामने और समाज के सामने लाने के लिए। और जो हम जी दिव्यांगता या शारीरिक अशक्तता या फिर कमजोरी, जिसको हमने विकलांगता भी कहा है, कहते रहे हैं, जी ये जी जी विकलांगता से तो ग्रस्त हम सभी हैं। जैसे जी अ, हम पूरे विश्व का दर्शन तो नहीं कर सकते, हम एक जी जी पर्यटक बन करके सारे विश्व का पर्यटन नहीं कर सकते, लेकिन बिल्कुल। किताबों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हम उन प्रदेशों में जा सकते हैं, उस लेखक की दृष्टि से देख सकते हैं, उन भावनाओं को अनुभव कर सकते हैं। आप जैसे जी लेखक, आप जैसे उपन्यासकार, आप जैसे रचनाकार जो है, ये हम समाज को दिखाते रहते हैं। इसलिए आपका धन्यवाद। मैं पुनः जी हमारे जो भी पाठक है। एक बात यहाँ बोलना चाहूंगा, आपने बड़ी जी अच्छी बात कही जो इस उपन्यास में आया भी है। जैसा कि हमने कहा कि हम शारीरिक रूप से अशक्त हैं तो पूरे संसार को नहीं देख सकते, जी पर इसमें एक चैती नाम का जो किरदार है, उसे जी पढ़ने में बहुत रुचि है। तो वो कथावाचक जो कि उसका मित्र भी है, कहती है कि आप वो मुझे किताबें ला कर दीजिए, तरह तरह के लेखकों की, तमाम भाषाओं की। तो वो बिस्तर पे ही लेटे लेटे उन्हें पढ़ती है और पूरी दुनिया से अपना संबंध जोड़ पाती है, संसार को समझने की कोशिश करती है। तो भले ही हमारे सामने कितना भी अवरोध क्यों ना हो, हम मानसिक रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं और पूरे विश्व से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, जिसमें पुस्तकें हमारी बहुत बड़ी मित्र हैं और वो हमारी सच्ची मित्र हैं, यहाँ कहना चाहूंगा। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से मैं इसी बात के साथ मैं पुनः एक बार अपने जो भी श्रोता है अभी जब भी सुनेंगे, उनसे आग्रह भी करूंगा कि ये आपका तीसरा शहर, ये जो उपन्यास है, इसको खरीदे, इसको पढ़े। और आप जैसे हमारे जो युवा उपन्यासकार है, रचनाकार है, उनका उत्साहवर्धन भी करते रहे, ताकि हमारी वो पठन की प्रक्रिया जो है वो निरंतर अव्याहत ढंग से चलती रहे। आपके जी इस अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी के साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद, और नमस्कार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।